Hello friends, welcome to Indra Civil Services. Let's go and begin NCERT with अनुज पटेल। और हम NCERT में देख रहे थे क्लास 9th की बुक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, जिसका चैप्टर था, पहला चैप्टर था समकालीन विश्व में लोकतंत्र। इसको मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ। चौथा पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं और इस पार्ट में इस चैप्टर को हम लगभग खत्म कर देंगे या पूरा ही खत्म करेंगे, देखेंगे समय के हिसाब से। तो चलते हैं, पढ़ते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र की क्या होता है। वैसे तो देशों में लोकतंत्र होता है, वैश्विक स्तर पर क्या कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो वैश्विक लेवल की लोकतंत्र संस्थाएं, या कह सकते हैं कोई पूरे विश्व के लोकतंत्र का निर्माण करती हैं। हम इन चीज़ों पर गौर कर सकते हैं। क्या वैश्विक संस्थाएं कोई होती हैं जो पूरे विश्व का लोकतंत्र के लिए नियम बनाती हैं, या कोई ऐसे कानून बनाती हैं जिनको अब विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देश उन कानूनों या उन गाइडलाइन को फॉलो करते हैं अपने यहाँ के कानून बनाते वक्त। क्या इन चीज़ों पर चर्चा देख सकते हैं। तो हम देखें बूजो और पहेली के संदर्भ में। अगर पहला क्वेश्चन बूजो का है, क्या कोई वैश्विक सरकार होनी चाहिए, अगर हाँ तो उसका चुनाव करना चाहिए और उसके पास क्या अधिकार होने चाहिए, हम देखते हैं। फिर पहेली का क्वेश्चन है, पहेली पूछती है कि क्या संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार होना चाहिए। अब क्योंकि वैश्विक लोकतंत्र में जितनी भागीदारी होगी तो वीटो जितने लोगों के पास होना चाहिए उसी तरीके से क्या होगा, भागीदारी में के साथ लोकतंत्र का विस्तार भी होगा। तो इस चीज को पहली पूछ रही है। अब हम बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में, तो क्या पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ने से देशों के आपसी संबंधों में भी स्वतः लोकतांत्रिक बन जाएंगे। अगर लोकतांत्रिक देशों की अगर संख्या बढ़ जाए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आज लगभग विश्व के आधे देश क्या है, लोकतंत्र को अपना चुके हैं, फिर भी अभी क्या है, जहां लोकतंत्र है वहां कभी लोकतंत्र खत्म हो जाता है, कभी लोकतंत्र वापस आ जाता है, कभी वहां क्या है, तख्ता पलट हो जाते हैं, कभी एक दलीय व्यवस्था कायम हो जाती थी। तो इन चीजों को देखा। अब इसी संदर्भ में पूछा जा रहा है कि अगर हम दुनिया भर में लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ा दें तो क्या हम लोकतांत्रिक बन जाएंगे। कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके द्वारा बनाए गए कानून पूरी दुनिया भर के लोगों पर लागू हो। क्या ऐसी कोई सरकार नहीं है। अगर कोई सरकार नहीं है तो कोई शासित नहीं है। ठीक है, इस चीज़ों पे आप देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे अगर कोई एक विश्व सरकार नहीं है, ठीक है, विश्व में कोई एक विश्व सरकार नहीं है, ठीक, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो क्या है, सभी देशों की प्रतिनिधियों की भागीदारी है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है जो विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, पर दुनिया में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप से ऐसी सरकारों के कुछ काम करती हैं। ये संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि कोई सरकार रख सकती है, लेकिन वे ऐसे नियम बनाते हैं जो सरकारों के कामकाज की सीमा तय करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा हो गया है, सुरक्षा परिषद हो गई, या बहुत सारे और संगठन है, आईसीजे है, और भी संगठनों की अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की सब बॉडी में, तो आप देखेंगे जो अन्य संस्थाएं हैं वो क्या कहते हैं, अन्य जैसे चाहे कहें मजदूरों से संबंधित कोई अगर काम है, कानून है, तो वैश्विक स्तर की संस्था है तो उस पर गाइडलाइन जारी होता है, तो विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देश उनके लिए कानून बनाते हैं। तो नियंत्रण कोई सरकार तो नियंत्रण तो नहीं रख सकते जैसा कोई सरकार रख सकती है, लेकिन वे ऐसे सीमा तय करते हैं, उनके लिए दिशा निर्देश देते हैं। इन बिंदुओं पर आप गौर कीजिए। ठीक है, किसी देश की सीमा में ना आने वाले समुद्री क्षेत्र का कार्य व्यापार को संचालित करने के कायदे कानून कौन बनाता है। आपने देखा ये ऐसा भी संगठन है जो क्या है, समुद्री क्षेत्र में क्या है, आपकी जो समुद्री सीमा है देश की, उससे एक सीमा तक क्या है, आपका सीमा के अंदर, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, तो 12 नाटिकल की सीमा तक आपके
आंतरिक सीमा है, इसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए भी कौन कानून बनाता है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके लिए काम करती है। सभी देशों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण को नुकसान रोकने संबंधी नियम कानून कौन बनाता है? इसके बारे में आप संयुक्त राष्ट्र में अनेक नियम बनाए गए हैं, बहुत सारी बैठक होती हैं, आपने देखा, जो अधिकांश देशों पर लागू होते हैं। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय, सामाजिक समता वाले मामले में परस्पर सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। ठीक, अब देखेंगे आप कि इस कार्टून के माध्यम से आपको दिखाई पड़ेगा, पृथ्वी को एक फुटबॉल का प्रतीक माना गया है। एक तरफ आर्मी है या अमेरिकी सैनिक है जो क्या है, इस फुटबॉल या इस पृथ्वी की क्या रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है, टेररिस्ट ग्रुप या आतंकवादी संगठन का एक व्यक्ति दिखाया गया है जो क्या है, पृथ्वी या फुटबॉल को आतंक या कह सकते हैं कि बम या जिसे कहते हैं मानव को खतरा उत्पन्न करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये कार्टून 2005 में मैक्सिमो में प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक था अंतर्राष्ट्रीय खेल। कार्टूनिस्ट यहाँ किस खेल की बात कर रहा है? चित्र में गेंद किस चीज का प्रतीक है? खिलाड़ी कौन कौन से हैं आपको हम बता चुके हैं इस संदर्भ में। ठीक है, आप और भी किसी तरीके से इस बारे में सोच सकते हैं। जब कोई देश दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है तो क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि अरब कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे देश हैं, कह सकते हैं इराक का नाम ले सकते हैं। ठीक, इराक का कुवैत पर आक्रमण कह सकते हैं। ठीक, जब कोई देश दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है तो क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र में आपने देखा होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं, लगभग सभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य होते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है, यही एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे संगठनों में आप देखेंगे, इराक के संदर्भ में किस तरीके से हमला हुआ, लीबिया में किस तरीके से हमला किया गया। लीबिया में तो नाटो समर्थित था और इराक में भी नाटो समर्थित हमला था, हालांकि यूएन ने इसकी आज़ादी नहीं दी थी। कोफी अन्नान ने इसकी कानूनी कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दी थी। इसके बाद भी वहाँ क्या होता, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर किस तरीके से हमला किया, कौन से आधार बताकर हमला किए। ठीक, लेकिन अन्य देशों की अगर हम बात करेंगे, ठीक, अफ्रीकी द्वीपों में कई ऐसे देश हैं जहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा के माध्यम से क्या हुआ, शांति सेना भेजी गई, वहाँ शांति कायम की गई, लोकतंत्र दोबारा स्थापित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की कर सकती है। जब सरकारों को पैसे की जरूरत होती है तो उन्हें उधार कौन देता है? ठीक, जब सरकारें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है या देश स्तर पर लोगों को ज़रूरत होती है किसी देश को, तो उन्हें पैसा कौन देता है? यह काम आपको देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है और विश्व बैंक भी करता है। विश्व बैंक की संस्थाएं हैं अलग अलग, जिसमें वो उनके ऋण लेने की प्रक्रिया भी अलग अलग है और ब्याज भी अलग अलग है। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उन लोगों का जिनका प्रतिनिधित्व या जो लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जिनका एसडीआर का परसेंटेज ज़्यादा है, उन्हें वोटिंग राइट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या करते हैं, पैसा ज़्यादा जमा करते हैं या उनका जो है वो उसमें अपना कोष में ज़्यादा अंशदान देते हैं। उधार देने से पहले ये संस्थाएं संबद्ध सरकार से हिसाब किताब दिखाने के लिए कहती हैं, उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देश देती हैं। ठीक है, अगर कोई हिसाब किताब दिखाने को कहती हैं, अगर उनकी आर्थिक नीतियों में कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं हो रहा है, तो ये संस्थाएं क्या करती हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पालन करने का निर्देश देती हैं। जैसे अगर वो पैसा अलॉट होता है तो कहते हैं समाज के या जो समाज की जो मुख्य समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके मुख्य धारा में लाना, या जल पानी वो जल
बिजली, सड़कों के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देती है, जिससे क्या होता है वहाँ की आर्थिक विकास हो सके, जिसमें क्या है उनकी कुछ आर्थिक नीतियाँ, उनके कुछ कानून कायदे होते हैं जिनको वो देश की सरकार को मानने पड़ते हैं। अब हम बात करें अगर ये निर्णय लोकतांत्रिक क्यों है, विश्व स्तर पर अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ कुछ ऐसे काम करती हैं जिन्हें कोई भी सरकार करती है। ये संस्थाएं खुद कितनी लोकतांत्रिक हैं, और इस बात को जांचने का सबसे अच्छा पैमाना है कि खुद को प्रभावित करने वाले फैसलों में इन संस्थाओं के सदस्य देशों को किस हद तक स्वतंत्र और बराबर की भागीदारी मिलती है। आप ये भी देखेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया था ये संस्थाएं हैं वो कितनी लोकतांत्रिक हैं, ये जांचने का सबसे अच्छा पैमाना ये है। आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जिनका एसडीआर ज़्यादा होता है उनका वोटिंग राइट ज़्यादा है, जबकि आप देखेंगे कि पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व, ठीक है, मात्र 7 देश ही करते हैं, 40% हिस्सा उनका होता है। आगे अभी बताएंगे। खुद को प्रभावित करने वाले फैसलों में इन संस्थाओं के सदस्य देशों को किस हद तक स्वतंत्र और बराबरी की भागीदारी मिलती है, ये प्रश्न सोचने वाला है। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन स्वयं करते हैं, जबकि ये दुनिया भर के देशों को लोकतंत्र के नाम पे कहते हैं कि आप अपने देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करें, अपने यहाँ के लोगों की भागीदारी बढ़ाएं, लेकिन खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों की इनमें कितनी भागीदारी बढ़ रही है, अभी ये प्रश्न सोचने वाला है। आप देख सकते हैं, ये आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की क्या है आप आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। वैश्विक संस्थाओं के संगठन और कामकाज पर नजर डालना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश 1 दिसंबर 2012 की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एक वोट मिला हुआ था। अभी भी एक वोट का राइट है, लेकिन इनके सदस्य देशों की संख्या बढ़ गई है। आप देखेंगे अब संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्य देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्षों की अगुवाई में हर साल चलती है, ठीक है। आपने देखा होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सदस्य देशों द्वारा एक प्रतिनिधियों द्वारा क्या होता है, एक अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है, जो महासभा का स्वरूप काफी कुछ संसद की तरह है। जैसे अपने यहाँ संसद में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य ही करते हैं, उसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रतिनिधि, ठीक, क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की वो चुनते हैं, और ये हर साल चलती है, जिसमें सभी तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है। इस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र बहुत ही लोकतांत्रिक संगठन लगेगा आपको, लेकिन विभिन्न देशों के बीच टकराव की स्थिति महासभा की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आपने देखा होगा अपनी संसद में भी जब संसदीय गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संसद अनिश्चितकाल के लिए क्या भंग करनी पड़ती है, रोक देनी पड़ती है लोकसभा अध्यक्ष को, या ठीक कोई ऐसे टकराव की स्थिति में। लेकिन आपने देखा होगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात आती है तो जब 2 देश या 3 देश की विचारधाराओं पर टकराव होती है तो वहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, वहाँ वो कार्रवाई लगभग स्थगित हो जाती है। और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद आपने देखा होगा इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है, ठीक, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं होता है, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ठीक। बाकी 10 सदस्य चुनाव आम सभा 2 वर्ष के लिए करती है, आम सभा का मतलब महासभा, ठीक है। और ये देखा होगा आपने कि हर महाद्वीप का एक प्रतिनिधित्व होता है कि इस महाद्वीप से कौन इतने देश चुने जाएंगे, ठीक। तो ये भी इसमें ध्यान रखा जाता है 10 देशों में, ठीक है। रोटेशन सिस्टम चलता है। और इस चीज को देखिए, क्या इस समय भारत अस्थायी सदस्य है, आप इसे चेक करिए, ठीक। पर असली ताकत 5 स्थायी सदस्यों के हाथ में ही होती है। स्थायी सदस्य खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर होने वाले खर्चों पर ज्यादातर भाग वहन करते हैं, ठीक है। खासकर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर होने वाले खर्च पर क्या है ज्यादा वहन करती है। सभी सदस्यों को वीटो का अधिकार मिला होता है, और वीटो का अधिकार एक भी व्यक्ति, पांचों व्यक्ति एक साथ कभी, पांचों व्यक्ति जो है किसी मुद्दे को अगर एक साथ समर्थन करते हैं तभी वो लागू होता है। अगर कोई भी एक भी सदस्य जो है अपनी समर्थित देश के लिए अगर वीटो पावर यूज कर देगा तो क्या होगा, वो चीज वहीं रुक जाएगी। इस चीज के शक्तियां
स्थायी सदस्य देशों को मिली हुई हैं और सभी इस 5 स्थायी सदस्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों, अंतर्राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ खड़े होते नजर आए थे। इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा महासभा में दिखाई पड़ते हैं, जहां आप देख सकते हैं। अगर कोई भी स्थायी सदस्य देश इस आधार अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती है। इसके चलते संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की मांग करने वाले लोगों और देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि इसके चलते संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की मांग करने वाले लोगों और देशों की संख्या क्या है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप ये भी देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जब उस समय संयुक्त राष्ट्र बना था तो उसमें सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों का था। 10 स्थायी सदस्यों की सीटें निश्चित की गई थी, लेकिन अब समय के साथ बदलाव की जरूरत है। अन्य देश भी अब क्या है, विकसित हो चुके हैं, अपनी भागीदारी संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ठीक है, या संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में क्या करते हैं, पैसे या खर्चे का वहन करते हैं। लेकिन आप देखेंगे ये भी कहा जाता है कि लोकतंत्र तभी हो सकता है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर तभी प्रतिनिधित्व अच्छा हो सकता है जब आप अधिक से अधिक लोगों में भागीदारी करेंगे। ठीक उसी तरीके से अधिक देशों के साथ भागीदारी करेंगे। इसलिए अब वीटो पावर अन्य देशों के साथ बढ़ाने की बात की जा रही है कि अन्य देशों को भी वीटो पावर का विस्तार होना चाहिए। और ये भी देखा जा रहा है कि इसमें भारत का भी नाम शामिल है और कई अन्य देश शामिल हैं जो इस पे लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसके सभी 189 सदस्य देशों 2016 की स्थिति है। प्रेजेंट टाइम इस सदस्य देश की संख्या बदल गई होगी क्योंकि उसके बाद 1-2 नए देशों का निर्माण और हुआ है। को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें आपको मैंने बताया था जिन देशों के पास एसडीआर प्रतिशत ज़्यादा है उन्हें क्या है, उन्हें वोटिंग राइट्स, इन्हें जैसे उन्हें कोष में क्या है, जितने धन का योगदान होता है उसी अनुपात में उन्हें वोट का वजन भी तय होता है। एसडीआर से उनके वोट का वजन तय होता है। अगर वो धन का योगदान ज़्यादा करेंगे तो उनके एसडीआर का बढ़ जाएगा और उनके वोट का वजन बढ़ जाएगा। आप ये भी जानते हैं, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कानून और नियमों में है। और बात करें अगर हम मुद्रा कोष के 40% से अधिक वोटों पर क्या है, सिर्फ 7 देश हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा का अधिकार है। बाकी 182 देश इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसलों को ज़्यादा प्रभावित करने वाली स्थिति में नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जो क्या है 40% का मतलब है कि 40% में 7 देश क्या है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बाकी 60% में 182 देश क्या है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन है या लोकतंत्र में समानता का अधिकार का हनन हो रहा है। और इस तरीके से ये संस्था को कहा जा सकता है क्या, आलोचना के रूप में, ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती हैं, ये सिर्फ सैद्धांतिक रूप से चलती हैं। ठीक है, विश्व बैंक में भी वोटिंग ऐसी ही है, ठीक है, प्रणाली है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमेरिकी नागरिक ही रहा है जिसका मनोनयन अमेरिका का वित्त मंत्री करते हैं। आपने देखा होगा जो विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है हमेशा अमेरिका का ही नागरिक होता है और उसका मनोनयन कौन करता है, अमेरिकी वित्त मंत्री करते हैं। अब इसके अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र के इतिहास और इसके विभिन्न संगठनों के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाएं। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन के फैसलों से जुड़ी खबरें इकट्ठी करें। आप ये भी देख सकते हैं। अब बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के लोकतांत्रिक होने ना होने के लिए हम जिस सरल कसौटी का प्रयोग करते हैं, अधिकांश वैश्विक संस्थाएं उस पर खरी नहीं उतरती हैं। अब ये भी देखेंगे, ठीक है, और साथ में ये भी देखेंगे अगर हम बात करें राष्ट्रीय सरकारों के लोकतांत्रिक होने ना होने के लिए हम जिस सरल कसौटी का प्रयोग करते हैं उस कसौटी के आधार पर हम अगर इन वैश्विक संस्थाओं पर इन कसौटी का प्रयोग करें तो ये खरी नहीं उतरती हैं। ये उन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं नियमों का पालन करती हुई नज़र नहीं आती हैं। अगर वैश्विक संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं हैं तो आप देखेंगे तो क्या वे कम से कम पहले की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक हो रही हैं। आप इस चीज़ का सवाल पूछ सकते हैं कि वैश्विक संस्थाएं अगर
लोकतांत्रिक नहीं है तो क्या कम से कम पहले की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक हो रही हैं। इस बात के भी कोई उत्साहवर्धक संकेत आपको नहीं दिखेंगे। दरअसल विभिन्न राष्ट्रों तो पहले की तुलना में क्या है, ज़्यादा लोकतांत्रिक हो रहे हैं। राष्ट्रों की संख्या देखोगे तो वो क्या है, उनमें लोकतांत्रिक देश की संख्या ज़्यादा दिखेगी, पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतांत्रिक चरित्र में क्या है, कमी नज़र आ रही है। ठीक है, इसका कारण है ये कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब अपनी अपनी विचारधारा से समर्थित देशों का समर्थन करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 20 साल पहले दुनिया में, और दूसरी बात ये भी थी, आज पहले शीत युद्ध के बाद अमेरिका ही एक ऐसा पावरफुल देश था जो क्या करता था, जिनकी अधिकतर ही विचारधारा चलती थी अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में। आज कई ऐसे कंट्रीज उभर कर सामने आए हैं जो अपने राजस्व से, अपने पैसे से उन संगठनों में अपना योगदान देते हैं। चाहे चाइना की बात हो, चाहे अन्य कंट्रीज की बात हो, चाहे जापान की बात हो, और भी देश हैं, तो ये लोग अपनी विवाद अब रखने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, इनकी विचारधाराओं में टकराहट होती नज़र आ रही है, इसलिए इनके लोकतांत्रिक चरित्र में कमी नज़र आ रही है। 20 साल पहले दुनिया में 2 महाशक्तियाँ थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। इन 2 महाशक्तियों और इनके पीछे रहने वाले देशों को समूह की प्रतिद्वंद्विता और टकराव से क्या है, इन सभी वैश्विक संगठनों में शक्ति संतुलन ज़्यादा बेहतर रहा करता था। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति और एक ध्रुवीय व्यवस्था का निर्माण होता है, तो आपने देखा होगा क्या सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका दुनिया का एकमात्र महाशक्ति उभर के आया, लगता ही नहीं उभर के ही आया। यह अमेरिका प्रभुत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित करता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में क्या है, अपना योगदान, ऐसे फाइनेंस का योगदान परसेंटेज ज़्यादा रहता है, इसलिए इनका प्रभावित करता है। ये कहने का ऐसा अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि वैश्विक लोकतंत्र की ज़रूरत नहीं है। इस दिशा में कोई भी प्रगति नहीं हो रही है, आप ये भी देखेंगे। इस दिशा में कोई भी प्रगति नहीं हो रही है, आप ये भी देख रहे हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि इससे पहले अगर इस कार्टून को समझें, ये है वोल्फोविज, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पेंटागन कहते हैं। एक बड़े अधिकारी थे, वे इराक पर हमला करने के प्रबल पक्षधर थे। यह कार्टून उन्हें विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाने की टिप्पणी करता है। यह कार्टून विश्व बैंक और अमेरिका के संबंधों के बारे में हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। अब वोल्फोविज क्या हैं, ये विश्व बैंक में रहकर विकास के काम को ठीक उसी तरीके से करूँगा जैसे पेंटागन में रहते हुए शांति कायम करने के लिए किया था। आप देख सकते हैं इनकी विचारधारा में कौन से शब्द छुपे हैं, क्योंकि ये क्या थे, इराक पर हमला करने के पक्षधर थे और विश्व बैंक का अध्यक्ष बने, तो इन्होंने उसी तरीके से प्रतिनिधित्व की बात की। ठीक, आप ये देख सकते हैं। फिर सोवियत संघ के पतन की बात लगे, अगर हम बात करें आगे, किसी भी देश में लोकतंत्र जिस तरह के लोगों के संघर्षों और पहल में मजबूत हुआ है, वैसे ही वैश्विक पहलों में यह पहल भी लोगों के संघर्ष को आगे बढ़ रही है। कहाँ पहुँचे क्या समझे, अगर हम बात करें, यहाँ विश्व लोकतंत्र मजबूत करने के लिए कुछ खास सुझाव हैं। ठीक है, आप इन बदलाव का समर्थन करते हैं, क्या है बदलाव हो रहे हैं, हो सकते हैं, इनके लिए अपने तर्क दीजिए। आप अपनी भाषा में इसको समझ सकते हैं। जैसा कि अभी आपको पढ़ाया गया, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। आपको बताया था लोकतंत्र में जितने देशों की अधिक भागीदारी होगी, ऐसी तरीके से क्या है, सुरक्षा परिषद में भी जब अधिक लोगों की स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी तो उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी और काम करने का तरीका बढ़ जाएगा, और इस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन अधिक होगा और कानून और न्याय लोगों को सही तरीके से मिल सकेगा। कानूनी न्याय या लोगों की देश की सुरक्षा उनको सही तरीके से मिल सकेगी। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को विश्व संसद के रूप में काम करना चाहिए। ठीक, वैसे तो आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की आम सभा एक विश्व संसद की तरह ही काम करती है, लेकिन जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की संख्या उस देश की आबादी के आधार पर तय हो। मेन मुद्दा ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जिसमें एक आम सभा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें क्या है, संसद एक विश्व संसद के रूप में काम करना चाहिए, काम कर भी रही है, लेकिन
जिसमें ये कहना चाह रहे हैं अगर इन सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की संख्या उस देश की आबादी के आधार पर तय हो, ये प्रतिनिधि एक विश्व सरकार का सुझाव करें, ठीक है, चुनाव करें। अलग अलग देश अपनी सेना नहीं रख सकते। विभिन्न राष्ट्रों के बीच टकराव की स्थिति में शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यदल रखे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख चुनाव दुनिया भर के लोग प्रत्यक्ष मतदान से करें। ठीक, क्या ये संभव है? आप देखेंगे आज क्या है, आज मीडिया, मल्टीमीडिया और पत्र पत्रिकाओं, चुनाव और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से क्या है, दुनिया भर के लोगों को इसमें प्रत्यक्ष मतदान करने में आसानी होगी। आप ये भी देखेंगे आजकल बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां भी इस कामों में लगकर अगर ये काम करें तो कर सकती हैं। अगर अलग अलग देश अपनी सेना नहीं रखें, अब विभिन्न राष्ट्रों की टकराव की शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अपने कार्यदल भेजे, ठीक, ये भी देखेंगे। लेकिन ये संभव भी है, असंभव भी है। आप इस पर दोनों पक्ष और विपक्ष में दोनों में लिख सकते हैं। आप देखेंगे बाहरी समर्थन का सवाल की बात करें, अगर दुनिया भर के ताकतवर देश, खासतौर पर अमेरिका ने शेष दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ाने का जिम्मा खुद संभाल रखा है। उसका कहना है कि सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार प्रसार से काम नहीं चलेगा, ठीक है। लोकतांत्रिक देशों को उन देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सीधी दखल देनी चाहिए। आप देखेंगे लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सीधी दखल देनी चाहिए। लोकतंत्र जहां नहीं है, कुछ मामलों में तो ताकतवर देशों ने गैर लोकतांत्रिक देशों पर सशस्त्र हमला भी किया है। आपका इराक में क्या हुआ, इराक की कहानी आपको बताए थे अभी। ये पश्चिमी एशिया का एक देश है। 1932 में ब्रिटिश गुलामी से क्या हुआ, आज़ाद हुआ था। 3 दशक बाद यहाँ फौज ने कई सरकारों का क्या कर दिया, तख्ता पलट किया। 1968 से यहाँ अरब सोशलिस्टवाद पार्टी, ठीक है, अरब सोशलिस्टवाद पार्टी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अरबी शब्द बात का मतलब होता है पुनर्जागरण, आप याद रखिएगा। शासन था। बात पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन ने 1968 में तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाई थी। उसी समय ये पार्टी सत्ता में भी आई। इस सरकार ने क्या हुआ, इस सरकार ने पारंपरिक इस्लामी कानूनों को हटाया और औरतों पर ऐसे अधिकार दिए जो पश्चिमी एशियाई देशों में कहीं नहीं दिए गए थे, ठीक है। आप देखेंगे कि जो सरकार थी ये 1979 में राष्ट्रपति बनने के बाद से सद्दाम हुसैन ने तानाशाही चलाई। अपने शासन करने वालों की क्या शक्ति से उन्होंने विरोध करने वालों का दमन किया, अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या करवाई, जाति अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों का नरसंहार कराया है। आपने देखा होगा अमेरिका ने इन्हीं आधारों को आधार बनाकर क्या किया, इराक पर हमला कर दिया था, ठीक है, अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर, और कुख्यात हुए थे। अमेरिका और ब्रिटेन आदि उनके सहयोगी देशों ने आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार हैं और जनसंहार के हथियार हैं, ठीक है, इनके दुनिया को बहुत खतरा है इनसे। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र ने यह जांच करने के लिए अपनी विशेषज्ञ टीम इराक भेजी तो उस टीम को ऐसे कोई हथियार नहीं मिले। फिर भी 2003 में अमेरिका और उसके साथी देशों ने इराक पर हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया गया। अमेरिका ने अपनी संसद की अंतरिम सरकार बनवा दी, ठीक है। इराक के हम खिलाफ युद्ध को सुरक्षा परिषद ने भी मंजूरी नहीं दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने कहा कि इराक के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई या अमेरिकी युद्ध गैर कानूनी है। इराक के बारे में आप देखेंगे कि अमेरिका और ब्रिटेन में चलने वाली बहसों से जुड़ी सूचनाएं इकट्ठी करें। इराक पर हमला करने की अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पहले क्या कारण बताया था, युद्ध के बाद क्या कारण बताए गए, आप ये भी देखेंगे, ठीक है। कार्टून में आप देखेंगे कि इराक को अमेरिका एक नागफनी नामक लोकतंत्र पकड़ा रहा है। आप समझ सकते हैं लोकतंत्र किस प्रकार का होगा। लोकतंत्र की नागफनी नामक एक कार्टून 2004 में प्रकाशित हुआ था। कार्टून में नागफनी किस रूप में दिखाई गई है, इसके कौन दे रहा है और कौन संदेश क्या दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है और कौन किसको क्या संदेश दे रहा है, आप इस चीज़ को समझिए। इराक का उदाहरण कई मूलभूत प्रश्न उठाता है जिनमें हमें सोचने की जरूरत है। क्या
यह लोकतंत्र को बढ़ावा देने का सही तरीका है। किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए किसी लोकतांत्रिक देश को उस देश पर हमला कर देना चाहिए। क्या बाहरी सहायता हर मामले में मददगार साबित होती है? वह केवल तभी कारगर होगी जब किसी देश के लोग अपने यहाँ के समाज को लोकतांत्रिक बनाने के संघर्ष में लगे हों। दोनों ही क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या कि लोकतंत्र को बढ़ावा देना क्या सही तरीका है। किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसी लोकतांत्रिक देश को उस देश पर हमला कर देना चाहिए। ठीक है, क्या ये सही है कि एक लोकतांत्रिक देश को एक लोकतांत्रिक देश पर